अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का टहरा मैं हूँ वकास सुलाना। आप सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पूरी पीडीएम यानी हुकूमत के मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं। मुज़ाकरात एक दफ़ा तो ख़त्म हुए, दोबारा से अभी मुज़ाकरात के लिए कोई हामी तो नहीं भरी, लेकिन मरहला मुज़ाकरात का है। ऐसे में परवेज़ खटक साहब कह रहे हैं कि हमें नहीं नज़र आ रहा कि मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ और पीडीएम यानी हुकूमत के कामयाब हो जाएँ। एक मैं आपको बताऊं कि मेरे सामने ट्विटर के ऊपर एक पोस्टर निकला और वो हल्का पीपी 149 के मतलब के किसी उम्मीदवार ने या फिर सपोर्टर ने इमरान खान के, उन्होंने मौजूदा चीफ जस्टिस की एक तस्वीर लगाई हुई थी और उसके ऊपर अपना हल्का चीफ जस्टिस की तस्वीर और नीचे लिखा हुआ था कि कदम बढ़ाओ चीफ जस्टिस साहब, हम आपके साथ हैं। तो मैं बड़े अदब के साथ, एहतराम के साथ चीफ जस्टिस साहब से अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक वक्त था जनरल बाजवा साहब की इस तरह पोस्टर हमें दिखने को मिलते थे, यानी सियासी कारकुनान, सियासी वर्कर, पिंडी के अंदर, शखुपुरा, दीगर फैसलाबाद के अंदर भी मैंने खुद देखा। वहाँ पर जनरल बाजवा के जब वो थे, जनरल बाजवा थे और 2018, 19, 20 जो भी वक्त था, उसमें जनरल बाजवा साहब को इसी तरह कहा जाता था कि एक तो मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा सिपा सलार है, लीडर है, और फिर उसके बाद उसका क्या हाल हुआ। तो ये जब जिसके अब पोस्टर लग रहे हैं तो उनको भी माजी से थोड़ा सा देखना चाहिए कि कदम खुद बढ़ाना है तो बढ़ाएं, लेकिन किसी के कहने पे अगर कदम बढ़ाना है तो फिर आपके पास एक अंजाम है जो कि रिसेंट हिस्ट्री के अंदर जनरल बाजवा का इसी जमात ने, यानी इसी सियासी जमात ने जिसने पोस्टर लगाए थे अपने इक़्तिदार के अंदर, और इक़्तिदार जाने के बाद क्या हाल किया। फिर चीफ जस्टिस साहब आज जस्टिस कर्नीलिस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मामलात को बातचीत के ज़रिए हल करना चाहते हैं, मामलात बातचीत के ज़रिए ही हल होने चाहिए। हमें बताया गया कि मुज़ाकरात अभी ख़त्म नहीं हुए, हमारा फ़ैसला जो 14 मई इलेक्शन करवाओ वो मौजूद है, जिसकी अपनी ताकत है। हमारे फ़ैसले पर आज अमल ना होता तो वक्त साबित करेगा कि कल इस पर अमल कैसे करना पड़ेगा। आइन के मुताबिक चलने की ज़रूरत है, कोई बहाना तलाश नहीं करना चाहिए। आइन 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का कहता है तो ये कहना हमारा भी फ़र्ज़ है। तकनीकी बुनियादों का सहारा लिया जाए तो तवज्जो कहीं और चली जाती है। सियासी जमातों को एहसास है आइन की पासदारी करना उनकी ड्यूटी है। हमें इस मामले से कोई लेना देना नहीं। मैं बहुत आजिज़ इंसान हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ एक रुकन हूँ। सिर्फ मेरी हिमायत का ना कहा जाए। अगर आप आइन और कानून की हिमायत करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की हिमायत करें। हमारा वजूद आइन की इकाई के तौर पर है। फैसले के खिलाफ अपील ना की जाए, ये बड़ी अहम लाइन है। फैसले के खिलाफ अगर अपील ना की जाए तो इसका मतलब है किसी को कोई एतराज़ नहीं। रिव्यू फाइल किया जाए तो उसको सुना जाएगा। फैसले को चैलेंज ना किया जाए तो वो हतमी फैसला होगा। मैं पुरुमीद हूँ अवाम, रहनुमा और इदारे आइन पर अमल के लिए पुरअज़्म हैं। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इमरान खान ने हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए मगर वो नाकाम रहा। इमरान खान मोहसिन कुश है, झूठा है, मक्कार आदमी है। इमरान खान साहब ने कहा है कि 14 मई तक वो जलसे करेंगे, 14 मई तक इलेक्शन ना हुए तो हम सड़कों पर होंगे। हमारे साथ लालचंद मली साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और ब्रिगेडियर टायर हारिस नवाज साहब पाकिस्तान तजियाकार हैं, पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। बैरिस्टर साहब मैं आपसे आगाज़ करूंगा। सर, फैसले के खिलाफ अगर अपील ना की जाए तो इसका मतलब है किसी को कोई एतराज़ नहीं। रिव्यू फाइल किया जाए तो उसको सुना जाएगा। आपको चाहिए था कि आप रिव्यू फाइल करते, जो फैसला 14 मई का था। आप पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट खेलना नहीं शुरू कर गए थे जनाब। देखिए, अगर कोई कतई फैसला हो तो उसके खिलाफ बिल्कुल रिव्यू पिटीशन होती है, रिव्यू में जाना चाहिए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जिस फैसले के बारे में फरमा रहे हैं, अभी तक तो ये क्लियर नहीं है वो 3-2 का है या 4-3 का है। अच्छा, क्योंकि 4-3 के डिसेंटिंग नोट के साथ वहाँ पे मौजूद है, और ये तज़ब्ज़ुब और ये कन्फ्यूजन खुद चीफ जस्टिस साहब ख़त्म करवा सकते थे कि वो 3 जजेस के बजाय 7 जजेस बैठ जाते और वो 4 जजेस भी बता देते कि उन्होंने क्या फैसला लिखा है या उसका क्या मतलब है। मैं समझता हूँ कि कन्फ्यूजन तब बढ़ती है कि जब आप देखिए, सियासतदान, पार्लियामेंट ये अवाम की मंशा के मुताबिक काम कर रही होती है, और ये ज़ाहिर है सियासत करते हैं, लोगों से वोट लेते हैं, लोगों की नब्ज़ पे हाथ रखते हैं, अपने मौक़िफ़ को उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो आइन के तहत फैसले करती है, उस पर कोई रद्दोबदल नहीं हो सकता। उनका फैसला तो कतई तौर पे आइन के तहत होता है। तो मैं समझता हूँ कि उन्हें बड़ा एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। अब जैसे चीफ जस्टिस साहब आज फरमा रहे हैं, आज वो जस्टिस कार्नीलियस के वहाँ पे गए कि 8 साल जो चीफ जस्टिस, और मैंने अक्सर ये पिछले चंद महीनों से कह रहा हूँ
कि अगर किसी को बनना है तो जस्टिस कार्नेलियस बने, कोशिश ना करे कि वो जस्टिस मुनीर या जस्टिस अनवारुल हक या जस्टिस नसीम हसन शाह, जस्टिस सज्जाद, जस्टिस इफ्तिखार और जस्टिस गुलजार, जस्टिस साकिब निसार, इनसे इज्तनाब करेंगे। नहीं, जस्टिस साहब ने भी ये एक सवाल पैदा होता है कि जब आपको आइन के तहत फैसले करने हैं तो फिर आपको सबको सुनना चाहिए था। अब खुद चीफ जस्टिस साहब ने लास्ट हियरिंग के अंदर कहा कि अतर मिन अल्लाह साहब ने बड़े अच्छे क्वेश्चन उठाए थे कि पहले देखना चाहिए था असेंबलियां ठीक टूटी या गलत टूटी, तो आपने हमें इस पे असिस्ट क्यों नहीं किया। तो फारूक एच नाइक ने खड़े होकर कहा जनाब हम तो 3 दिन बैठे रहे, आपने हमारे दलाइल नहीं सुने। तो बहुत सी कमजोरियां अदालत ने खुद भी देखी हैं जो उनके अंदर रही। लेकिन उन्होंने कहा ना कि आपने एक्स्ट्रा पिटीशन फाइल नहीं की थी ना, अगर आपको लगता था। मैं इसका आपको जवाब दे चुका हूं, गैर कानूनी इसका मैं जवाब आपको दे चुका हूं। अच्छा, इसका जवाब मैं दे चुका हूं। रिव्यू पिटीशन जो है, अच्छा नहीं, वो जो असेंबलियां तोड़ने का जो मामला है, टूटी हैं उसके ऊपर पिटीशन दायर करते हैं जी, इलीगल टूटी है। मैं बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं, उसकी जरूरत इसलिए महसूस नहीं की गई है कि हमें पता था कि जब ये मामला उठेगा, यही तो जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने सवाल उठाया था कि 90 दिन में इलेक्शन से पहले हमें ये मामला भी देखना है कि असेंबलियां ठीक टूटी हैं या नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर अतर मिन अल्लाह को इस कानूनी सवाल का पता था तो इन 3 ऑनरेबल जजेस को भी इस पे तवज्जो देनी चाहिए थी। अगर उन्होंने इस पे तवज्जो नहीं दी और अतर मिन अल्लाह की बात पे तो आपका फर्ज था कि आप दिलाते एक पिटीशन के। हमारा कोई फर्ज नहीं था, नहीं, हमारी तो बात नहीं सुनी गई ना, क्यों पिटीशन के जरिए दिलाते। एक पिटीशन रोज नहीं पिटीशन कर दी जाए, एक इशू अदालत के अंदर है, पिटीशन नहीं होती है। नहीं खुद, अरे भाई एक सुन जो रहे हैं, जैसे भी सुन रहे हैं, आज भी तो सुन रहे हैं ना कि एक दिन इलेक्शंस करवाए जाएं। ये रोज पिटीशन के साथ एक नया ये जो मुसीबत खुलती है। हमारी दरखास्त ये है कि इन्हें जब अतर मिन अल्लाह ने, सिटिंग जज ने एक सवाल उठाए थे तो इन्होंने क्यों नहीं किया, ये सवाल है। और चीफ जस्टिस साहब ने कहा भी था कि हम इस पे तवज्जो देंगे, इसे देखेंगे, बाद में क्यों नहीं दिया, उस पर पिटीशन क्यों की जाती है। हाँ जी मल्ली साहब, ये परवेज खटक साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात तो कभी कामयाब हो ही नहीं सकते, तो चीफ जस्टिस साहब को जवाब है फिर। जी देखें, अभी जो बहस हो रही थी तो मैं समझता हूँ या तो ये हुकूमत दोगलेपन का मुजाहरा कर रही है या जो हुकूमत के लीगल एडवाइजर जो है वो नाअहल है। देखें, ये वही हुकूमत है जिसने 2 दिन पहले असेंबली में खड़े होकर कहा कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ पाकिस्तान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को उनके खिलाफ एक इंक्वायरी भेज दी जाए, और कल फिर उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है जिसमें उन्होंने एक फुल कोर्ट बनाने को कहा है, लेकिन साथ साथ इस बात को इंसिस्ट किया है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो सब जजेस पे मुकम्मल एतमाद रखती है। ये वही हुकूमत है जो एक तरफ तो कहती है कि हम 3-2 का फैसला नहीं मानते, फिर वही हुकूमत जो है उसके जो लीगल टीम है इसी पेज के सामने पेश होते हैं, दलाइल देते हैं, बहस करते हैं। ये असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बातचीत नहीं करते, हमें हथौड़े के जोर पर बातचीत के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। फिर दूसरी तरफ आप देखें, ये जाते हैं कोर्ट में और गिड़गिड़ाते हैं कि हमें टाइम दें, हम बात करना चाहते हैं। अच्छा। देखें, परवेज खटक साहब की जो बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने 3 दिन या 2 दिन पहले टाइम लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी थी कि 1 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, निगरान हुकूमतें होना चाहिए, ये इलेक्शन की जो रिजल्ट आएंगी वो सब पार्टीज कबूल करेगी, वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर चुकी है। अब ये बाल जो है हुकूमत के कोर्ट में है कि वो इस पे अब वो उसके पास ऑप्शंस हैं, वो अपने डिस्क्लोज करें कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकती है। और उन्होंने अगर कोर्ट से टाइम मांगा है, कोर्ट ने टाइम उनको दिया है, तो उनको अब अपने अप्रोच करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो अभी तक किसी किस्म का कोई राब्ता नजर में नहीं आया है। साथ ही चीफ जस्टिस ने बड़ा वाज़ेह किया है कि इलेक्शन 90 दिन में मैंडेटेड है। अगर हुकूमत समझती है अभी खबर आई है लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात, उसमें उन्होंने कहा कि भाई जो मर्जी हो जाए, असेंबली भी मुद्दत पूरी करेगी और एक ही दिन में इंतखाबात होंगे, तो कौन सा मुज़ाकरात ख़त्म है कहानी। जाके आप बता दें चीफ जस्टिस साहब को, और वो 14 मई का जो फैसला उसके ऊपर इंप्लीमेंट करके हिम्मत करें और इनकी हुकूमत को घर भेजें।
जी देखिए, जो आपने परवेज खट्टर साहब की बात की है, तो यकीनी तौर पे परवेज खट्टर हो, मखदूम शाह महमूद कुरैशी हो, फवाद चौधरी हो, असद उमर हो, हमारी पूरी टीम जो मुज़ाकरात का या तो हिस्सा रही है या मॉनिटर कर रही है, वो समझते हैं कि ये हुकूमत क्योंकि इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं है, बेसिकली मुज़ाकरात की और इलेक्शन होल्ड करने की बात नहीं है, क्योंकि इनको अपना वजूद खतरे में नजर आता है। इनको पता है कि आवाम में इनकी कोई पजीराई नहीं बची है। जो नारा ये लगा के आए थे कि हम महंगाई खत्म करेंगे, पाकिस्तान को महंगाई के दलदल में इन्होंने फंसा दिया है। और अब ठीक ये है। जो आप अभी बता रहे हैं, तो ये इस कौम की बदनसीबी है कि इस मुल्क का वजीर आज़म एक दूसरे मुल्क जाता है पाकिस्तान से बाहर, और वहां जाकर एक पाकिस्तान से मफरूर मुजरिम से मशावरत करता है, और वहां से बैठकर पाकिस्तानी कौम को हुक्म जारी किए जाते हैं। ये बदनसीबी है हमारी। ब्रिगेडियर साहब, ये आप तो तकरीबन पिछले 6 माह से कहते रहे कि ये मुज़ाकरात होने चाहिए, हमारे प्रोग्राम में भी कहते रहे इनको आपस में बैठना चाहिए, बैठे, नतीजा देख लिया आपने? बात यह है कि देखें आप, मुझे फाइनली यकीन हो गया कि जो आज की स्टेटमेंट अभी आई है कि PMLN और PDM दे डोंट वांट इलेक्शंस, नंबर वन। द रीजंस आर कि दे हैव नॉट डन एनी परफॉर्मेंस। अवाम के बाद जब आप मैंडेट लेने जाते हैं तो यू टेल देम कि आपने क्या परफॉर्मेंस किया, आपकी क्या कारकर्दगी है, आपने अवाम के लिए क्या काम किए हैं, कैसे महंगाई को कंट्रोल किया है, कैसे अवाम को रिलीफ दिया है। और उसके बाद सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की होती है कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम लेकर आए, मुल्क में अफरा तफरी ख़त्म हो, हम ख़त्म हो, और उसके बाद इकोनॉमिक के जो कंडीशन है उनको बेहतर किया। अफरा तफरी को जरा डिफाइन कीजिएगा, अफरा तफरी को डिफाइन कीजिएगा। लेकिन अफरा तफरी का ये मतलब ये है कि अगर आपका पॉलिटिकल डायलॉग होता है तो देन अवाम को ये सेटिस्फेक्शन होती है, चलें पॉलिटिकल पार्टी बैठ रही हैं, आर्मी ने कह दिया ये पॉलिटिकल, तो अभी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेजॉरिटी पॉलिटिशियंस की है। ठीक है। टुडे इट हैज कंफर्म। नहीं देखे ना, एक शख्स है जो पिछले 1 साल से वो कह रहा है कि ये चूंकि मैं नहीं हूं, मैंने पार्लियामेंट में नहीं रहना, पार्लियामेंट से बाहर गया, पार्लियामेंट में इस्तीफे कबूल हुए तो वो इस बात का रोना शुरू हो गया कि भाई पार्लियामेंट में हमें जाने क्यों नहीं दिया जा रहा, असम्बली तोड़ दी तो असम्बली के ऊपर इलेक्शन नहीं हुए तो इस बात का रोना, पिटीशन तैयार कर दिया कि हमें जाने दिया जाए। तो आपको क्या लगता है कि ये 13 पार्टियां जो हुकूमत में हैं वो इंस्टेबिलिटी लेकर आई हैं या एक शख्स इंस्टेबिलिटी की वजह बना है? आई वुड से कि दोनों पार्टी लेकर आई हैं। इमरान खान की बहुत बड़ी गलतियां हैं। नंबर वन, किसी हालत में अवाम ने आपको मैंडेट दिया था कि आप असम्बली में जाके हमारी नुमाइंदगी करें, आपने रिजाइन क्यों किया? नंबर टू, आपको पंजाब और KP के असम्बली ने फिर आपको मैंडेट दिया था अवाम के नुमाइंदे ला के कि हमारे लिए काम करें, आपने असम्बली से क्यों रिजाइन किया? अच्छा, ये चीज़ें द बेसिक एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह। फिर हर बात आप सड़कों में मैं तहरीक चलाऊंगा, मैं भी सड़कों पर आ जाऊंगा। असम्बली फोरम है ना, आप पंजाब असम्बली की और उसके बाद नेशनल असम्बली बैठते। आज जो असम्बली में हो रहा है पर ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, ये कभी भी ना हो सकता, क्योंकि वहाँ पर आपकी बहुत मेजॉरिटी होती है। आप अवाम की, मुझे ये बताएं कि एक बात भी असम्बली में, ज्वाइंट सेशन में अवाम के लिए इस सियासी नुमाइंदों ने की है, कितनी अफसोस की बात है। जमहूरियत है ये वैसे और आप होती हैं बातें, लेकिन थोड़ी बातें होती हैं, लेकिन आपका ये पॉइंट वैलिड है। मिनिस्टर साहब, आप लोगों की परफॉर्मेंस सर 0/0। बिलावल भुट्टो जरदारी गए भारत के अंदर, वहां पर जाकर उनकी परफॉर्मेंस बकौल तहरीक इंसाफ के 0/0, इवन माइनस में चले गई, बेइज्जती और तजलील लेकर वो वापस आ गए। तो ये हालत है आपकी, तो आप इलेक्शन से डरते हैं, इसलिए तो आप सारे भाग रहे हैं। 3 महीने का टाइम है, 3 महीने बाद कौन सा कोई एटम बम फोड़ देना यहां पर। आपने बकौल ही इतना घटिया बताया है, तो इस बकौल के तहत तो फिर बात हम सच्चे निकल आए ना। अच्छा। अगर बकौल इतना फ्रॉड और झूठा हो तो उसके बाद तो इसका मतलब है हमारी कारकर्दगी ठीक है। कारकर्दगी ये जाहिर है, जो बंदा अपनी जुबान पे पैरा नहीं दे सकता, आप अभी चाहें अपने प्रोड्यूसर को कहें तो 1000 तजाद इमरान की अपनी बातों के अंदर वो आपको 5 मिनट में निकाल के दे देगा, और इतने क्लिप्स आ जाएंगे कि आपको दिखाने मुश्किल हो जाएंगे। तो यही झूठे के लिए ये काफी होता है ना। और सुनी सुनाई बात आगे पहुंचाता है झूठा, साइफर से शुरू हो जाए जब से, तो रसूल पाक का कॉल है, झूठे के लिए यही काफी है कि सुनी सुनाई बात आगे पहुंचा दो। देखिए, इन पे छोड़े इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, नेशनल मीडिया क्या कह रहा है, आजाद सहाफी क्या कह रहे हैं, और फिर जरूरत क्या थी पाकिस्तान की। देखिए, ये जो SCO का फोरम था, ये एक ऐसा फोरम था जहाँ पे भारत के अलावा सारे जितने ममालिक हैं उनके हमारे साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, और जिसमें, और ये इकनॉमिक फोरम ज्यादा अहम हैसियत रखता
करता है। चाइना, रशिया और सेंट्रल एशियन जो रियासत है, CPEC इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करता है, जिससे इंडिया को बड़ी तकलीफ है। अगर हम ये फोरम छोड़ देते सिर्फ इस वजह से कि भाई हमने इंडिया हम जाने से क्यों डरते। इंडिया ने हमारी वजीर खारजा के सर की कीमत उसकी बाल्टी लीडरशिप अच्छा। और होती है। यानी आपने ये कहा कि 1 करोड़ रुपया सर की कीमत थी और वो चले गए भारत में, और यहाँ पर जिसके सर की कोई कीमत नहीं है वो बाल्टी रखता है। नहीं, उनका बाल्टी सर फिर कीमती होगा कि बाल्टी के उसे बचा सकती है। बहरहाल अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। मैं जो बात कह रहा था वो ये थी कि मोदी को हमने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बुचर ऑफ गुजरात कहा, उसके टेररिज्म का भांडा फोड़ा, उसे जलील और रुस्वा किया कि ये वो शख्स है जो दहशतगर्दी करता है। ये तो भाई मोदी के आने की दुआएं करते थे। इनकी ट्वीट्स अब किस तरह मिटेंगी वो कि खुदा करे कि मोदी की हुकूमत आ जाए और फिर वो 5 अगस्त को कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दे और उसके बाद हम 2-2 मिनट की खामोशी इख्तियार करें। अभी ये तो भट्टा बिठा के चले गए, बेहतर तो हमें करना है। बात ये है, जो बात अभी हुई यही बात है कि एक शख्स के ब्लंडर्स के ऊपर कौमी असेंबली वो तोड़े उसका ब्लंडर, पंजाब असेंबली वो तोड़े उसका ब्लंडर, KPK असेंबली वो तोड़े उसका ब्लंडर, साइफर वाला तमाशा वो लगाए उसका ब्लंडर, आर्मी चीफ को मीर जाफर मीर सादत वो कहे उसका ब्लंडर, इन्हीं चीफ जस्टिस के तस्वीरों के ऊपर 1 साल पहले जूते बरसाए तो उसका ब्लंडर, आजकल उनकी मोहब्बत में रैलियां निकाले तो इसका ब्लंडर। अब इस ब्लंडर के ऊपर क्या कौमी असेंबली तोड़ दी जाए, बाकी सूबाई असेंबलियां तोड़ दी जाएं कि इसकी मर्जी है? ये कौन है? ये शख्स क्या चाहता है? ये कौन? इसने आज तक कौन सा कोई पाकिस्तान के अंदर यकजहती के लिए काम किया है? ये वजीर आजम हो तो फिर भी किसी को नहीं मानता, और ये कुछ भी ना हो तो फिर भी किसी को कुछ नहीं मानता। ठीक, ये कौन है भाई? ये कौन है? ये कौन है? एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। लालचंद मली साहब, बिलावल जो है वो बब्बर शेर जो मुझे इनकी बातों से लग रहा है, और इमरान खान बाल्टी लीडर है। इमरान खान सड़कों पर आने की धमकी ऐसे देते हैं जैसे बीवी मेके जाने की धमकी देती है, और अंदर से डर भी होता है कि मैं चले गई तो हस्बैंड ने दूसरी बीवी ले आनी है, तो निकलते भी नहीं। निकले ना अब। वकास भाई, जो ACO मीटिंग के हवाले से जो आपने बात की, मैं वो जबान इस्तेमाल नहीं करूंगा जो बैरिस्टर साहब कर रहे हैं, लेकिन देखें कल इमरान खान साहब ने अपना एहतजाज किया है हिंदुस्तान के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर आए, आपने उनको जलील और रुस्वा किया, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। और हिंदुस्तान को ऐसा जलील और रुस्वा किया। उन्होंने जो जबान इस्तेमाल की वो उनका इंटरव्यू मैंने सुना हुआ इमरान खुद जलील और रुस्वा है, इसलिए वो इमरान को मैंने इनकी बात सुनी, इमरान से बड़ा जलील और रुस्वा कौन है? भी इस तरह करते हैं प्रोग्राम में, अल्फाज अच्छे इस्तेमाल करें। अब देखिए, मैं तो हर प्रोग्राम में इनका एहतराम करता हूँ। ये अपनी जो बारी आए उस पर जरूर बोले। इन्होंने मेरे लीडर के लिए जो अल्फाज कहे, मैं बीच में नहीं बोला, अब मुझे मेरा हक है, मैं तो कहता हूँ। कल तो इमरान खान ने जुबान अच्छी इस्तेमाल करें, कोई हक नहीं पहुंचा। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ। कल देखिए आपने जो की ना उससे बेहतर है जनाब, थोड़ा सब्र तो करे ना आप। सुने, मेरे इमरान खान मेरा लीडर है, उसने बिलावल भुट्टो के हक में कल बयान दिया। पिछली दफा कोई और लीडर था, उससे पिछली दफा कोई और लीडर था ना। आपकी कोई जुबान है ना इमरान खान की कोई जुबान है। आप तो 3 साल में लीडर बदलते नहीं होना चाहता। आपका कौन सा किरदार है और ना इमरान का कोई किरदार है? आप बोलने फिर मैं बोलूंगा, आप बोलने फिर मैं बोलूंगा, आप बोलने। चले बारी बारी जी मली साहब, फरमाइए। देखिए इनको एक तो ये PDM आइन को नहीं मानती, कानून की नहीं मानती, इज़हार आज़ादी का किसी का हक का ख्याल नहीं रखती, किसी को बात नहीं करने देते। ये इनका अब ये मेरे लिए ही नहीं है, ये बाय द वे ये इनका अब वतीरा बन चुका है। अब बिलावल भुट्टो साहब जब वहां पे गए तो कम से कम एज ए पाकिस्तानी जो ऑप्टिक्स थे हम समझ रहे थे। एक तो जो मीटिंग थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें तो बायलैटरल मामला नहीं उठाए जा सकते थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको यकीनी तौर पर यह कहना चाहिए था कि कश्मीरियों से मजालिम बंद होना चाहिए, कश्मीर ख्वातीन का रेप बंद होना चाहिए, उन पर टार्चर बंद होना चाहिए, वहां पे मुसलमानों समेत जो अकलियतों पर जो जुल्म हो रहा है वो बंद होना चाहिए। उनको जो अक़वाम मुत्तहिदा में कह के आए थे
नहीं कि ये गुजरात का कसाई है, उनको हिंदुस्तान में भी कहना चाहिए था कि तुम कसाई हो। ये क्यों भीगी बिल्ली तरह के वापस घूम फिर के वापस आ गए और हाथ जोड़ने और हाथ ना जोड़ने को ये बहाना बना के ये बड़े शेर बने घूमते हैं। इनको जाने की कत्तर जरूरत नहीं थी और ये वीडियो कॉल के जरिए भी ये कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते थे। भारत ने जो कश्मीरियों के साथ किया है, जो कायदे आजम का कश्मीर के बारे में जो अगर बिलावल न जाए तो कल को वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी नहीं जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये खेलने गए थे तो मैं मानता हूं ये कि खेल मजाक समझ के गए थे क्रिकेट की तरह। वो आपका लीडर खेल खेल के वजीर आज़म बन गया और खेल देखे ये इंटर है नहीं उसी 26 साल मेहनत है, वो 26 साल उसने खुद कमाया है। इनका लीडर क्या है? इन्होंने तो कभी एक पानी की बाल्टी भर के नहाया तक नहीं है। उन्होंने कोई उसका काम ही नहीं है। उसकी कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। एक वसीयत आई है, उसके शुरू आके बैठ गए हैं इस मुल्क की अवाम पे हुक्मरानी करने। ये बादशाह है इस मुल्क में। इस मुल्क में जमहूरियत है भाई, लेकिन ये बादशाह चला रहे हैं जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो इंटर नहीं है, जो उसका काम क्या है, उसका काम ही कोई नहीं था, ना उसको समझ है ना। अब जरा मुझे जवाब देने दें, आपने बड़ी जाती बातें करवा ली हैं बिलाना साहब। मैंने जाती तौर पर पहली बात यह है कि कश्मीर के ऊपर मुझे मौका दे दें, नहीं हजूर मौका दे दें। जी जी फरमाइए। देखिए, जो कश्मीर बेच आए हैं मोदी के आगे, ट्रंप के सामने ये गए थे सरे तस्लीम में खम करके और वर्ल्ड कप जीत के आए थे, इस्तकबाल करवाया था और उसके चंद दिनों के बाद और इनकी जुबानें गूंगी हो गई थी। 3 साल ये बंदा बोला ही नहीं वजीर आजम के तौर पे, ना आलमी सतह पे ये मसला उठाया और ना कुछ किया। अच्छा ये हमें बताएंगे कि इंडिया में कैसे जाना है। वो बंदा जो मंगता है, इंडिया में फकीर मशहूर है, एक मांगत मशहूर है, जो इंडिया के अदाकारों को बुला बुला के चंदा अस्पताल बनाने के लिए वो मंगता हमें बताएगा। ये इमरान खान नहीं, आपको खैरात करके निकाले प्रोग्राम, इंडियन एक्ट्रेसेस नहीं आती, इंडियन आए हुए तो किसके, ये पाकिस्तानी अदाकारों से करवा लेता ना। इतना गैरतमंद है, साथ इंडिया जाके चंदे मांगता है, खैरात मांगता है और साथ हमें ये सुना रहे हैं गैरत के किस्से। कोई शर्म ही नहीं आती। अभी मैं पूछूं ना, आपका फेवरेट हीरो कौन सा? तो आपने इंडिया से किसी का नाम जाके कलाकारी करे ना, जाके कलाकारी करे उधर। ये कलाकारी जीनत अमान के साथ करता रहा है, मैंने कब उस पर रोका है यार? ये पर्सनल मैंने ये कहा है कि उनके पैसे यही है ना, इनका यही है, ख्वातीन पे हमले करेंगे, ये पर्सनल अटैक करेंगे। चंदा क्यों मांगता है? हम भारत से चंदा क्यों मांगे? चंदा क्यों मांगे भारत से? अब आराम से, आपने जो गुफ्तगू की है वो सबको पता है, मैंने कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं है। इसने चंदे मांगे हैं वहां पे उधर के एक्ट्रेसेस को और एक्टरों को। अब आप बताना क्या मैं समझता हूँ कि जिनके पास कोई खारजा पॉलिसी थी, बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि इनके पास कोई खारजा पॉलिसी नहीं थी। इन्हें वजीर खारजा भी खैरात में, हमारा खैरात में दिया हुआ वजीर खारजा इन्हें मिला, जो चलता रहा है। इसके पास इमरान खान के पास ना अपनी कोई टीम है, ना मुआशी टीम है, ना खारजा अमूर पे टीम है, ना दाखिला अमूर पे टीम है। एक नकारा नखटू आदमी जिसका ये कहते क्या कमाया है उसने आज तक, इसकी कमाई क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है इसका चंदे के अलावा, जरा बताएं। इधर बैठ के ऐसे बातें करते हैं, भाषण देते हैं, वो कोई किरदार की बात किया करे। खुदा के खैर आप नहीं बता रहे। बिलावल का खानदान तो 7 नस्लों से है ना। वाह, वो किसी करप्ट का भाई अकराम नियाजी को करप्शन पे निकाला गया नौकरी से, और बिलावल का बाप भी क्या है, दादा भी क्या है, नाना भी क्या है। अब किसी का खानदान तगड़ा है तो ये तो भाई उसकी किस्मत है, इसमें ये कोई जल तो मैंने सोचा था ये मेरे समय लेकिन आपने बताया था बैरिस्टर है, क्या तो बैरिस्टर हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको शक है कोई? आपको चेक करवाऊं मैं, बैरिस्टर हैं, आपको कोई चेकिंग करवा दूं जिससे आप खुश हो जाए? नहीं, ये तो फैमिलीज का रिकॉर्ड रखते हैं, किसका बाप किसका ज्यादा किसका जाना, क्या पता नहीं क्या बोल रहे, कहाँ किसको बिठा के बता दिया है आपने लाके। खुदा यार ऐसा ना बोले मली साहब। ब्रिगेडियर साहब आप मुझे बताइए। मली साहब का प्रॉब्लम है क्योंकि ये किसी जमात के नहीं है, ये भाड़े के टट्टू हैं, हर दफा हर पार्टी को मिल जाते हैं। इनसे पूछे इमरान से पहले उससे पहले हौसला रखे ना, ये इतना इनका ज़मीर है। ये सब लैंग्वेज का फायदा नालायक जाहिल यार मल्ली साहब, मल्ली यार खुदा के लिए यार मल्ली साहब, बैरिस्टर साहब, खुदा के लिए सर रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज रिलैक्स, बात करेंगे हम, लॉजिकल बात करेंगे। मल्ली साहब क्या हो गया यार? ब्रिगेडियर साहब अब बताएं सर,
आप कुछ बोलें। बात यह है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। आप लॉजिक से बात करें, रिस्पेक्ट से बात करें, पुट अक्रॉस योर पॉइंट ऑफ व्यू, डोंट फाइट फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक ये एक लाइव लोग देख रहे होते हैं, उसके बाद ऐसी बात करने जेब में देती हैं। सेकंड बात ये कि आपने पॉलिटिक्स की बात करें, देखिए इस वक्त प्रॉब्लम क्या हुई है कि ये जो फॉरेन मिनिस्टर गए थे, ये एक एससीओ की मीटिंग के लिए गए थे जी। ये जाना इसलिए भी जरूरी था कि इसके बाद जुलाई में यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट एससीओ की मीटिंग है, ये उसके लिए एजेंडा बनाना था। ना जाते तो इंडिया तो बहुत वेरी हैप्पी, वो आइसोलेट करना चाहता था पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली, और इसीलिए उनको तकलीफ भी ज़्यादा हुई है। पर्टिकुलरली बिलावल भुट्टो ने जो बात की थी कि ये गुजरात के मुसलमान का बुचर है, और ये बात जो थी वो उनको तकलीफ हो रही थी। बट जयशंकर की ये 35 साल की सर्विस है, तो ये उसने सीखा है कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज, बदतमीजी का मुजाहरा, डिसकर्टियस होना, ये तो बात नहीं ऐसे करनी चाहिए थी। एक्सपोज हुआ है भारत और भारत का वज़ारत ख़ारजा बेसिकली। अब हमें देखिए इसमें बिलावल साहब का तो कोई कसूर नहीं है ना, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। बिलावल साहब कह रहा हूँ कि हमें देखिए फकात इन चीजों के ऊपर हमें नेशन इकट्ठे होना चाहिए। वी मस्ट कंडेम उनकी लैंग्वेज उसकी। आई एक्सपेक्ट कि बिलावल भुट्टो हमारे सिंध में रिवाज है हाथ जोड़ने का, हाथ जोड़ दिया, वरना हाथ भी नहीं जोड़ते, ना हाथ मिलाते, जस्ट एट फोटो करते हैं चले जाते हैं, दैट वुड हैव बीन एंड। लेकिन इसके साथ वो ना जयशंकर से मुलाकात की इन्होंने, ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को उन्होंने मुलाकात के लिए कोशिश की, ना किया गया। आई थिंक ही स्पोक वेल, और मैं एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। बाकी जो उन्होंने किया वो आई थिंक द होल वर्ल्ड इज कंडेमनिंग जिस तरह का बिहेवियर था, तो इसको तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। लेकिन अब जो एक इशूज बने हुए हैं, देखिए आज चीफ जस्टिस साहब जो बात कर रहे थे जी, आइन को कोई भी एब्रोगेट नहीं कर सकता जी। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर्स हैं वो स्टैंड करते हैं। बैरिस्टर साहब मौजूद हैं, ही नोज के सुप्रीम कोर्ट के एक जज का या एक बेंच का क्या ऑर्डर किए होते हैं। इसको सिर्फ रिव्यू पिटीशन से आप हटा सकते थे, वो आपने नहीं किया, बिकॉज यू नेवर वांटेड टू गो। अगर आप जाते हो सकता है रिलीफ वाकई मिल जाती, बताते कि ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, सो वी मे आस्क फॉर लार्जर बैंक, और ये इस वजह से इसको चेंज कर दिया जाए। ठीक, अब आप पे जो वहाँ से डिसीजन आ गया कि हमें मुज़ाकरात नहीं करने हैं, तो बीच के गवर्नमेंट ने जरा सी भी एफर्ट नहीं कर रही है कि इसको पॉलिटिकल टेम्परेचर को कूल डाउन किया जाए। ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। ये बहुत सीरियस सिचुएशन है आपकी इस वक्त। देखें, अगर ये आइन की कोई बात होती है, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन को वो ऑर्डर कर देते हैं, ठीक, तो ये पीडीएम नहीं मानती, पीटीआई के सड़कों पर आ जाते हैं। आवाम पहले महंगाई से तंग हुए हैं, उनकी हर लिहाज से फ्रस्ट्रेट हुए हैं, पॉलिटिकल, उसके बाद इकॉनमी का हमारा बुरा हाल है। तो क्या ये मुल्क के लिए इस वक्त बेहतर है? बजट का सीजन आ रहा है, मैं वर्ल्ड बैंक आपको कह रहा है कि जी आप ड्राफ्ट हमें दिखाएंगे, हमारी अप्रूवल से आप बजट भी नहीं बना सकते हैं। तो ये देखने की बात है कि क्या इस वक्त क्या होना चाहिए, क्या ये बहुत जरूरी चीज है करने के लिए। तो चीफ जस्टिस साहब ने जो मुज़ाकरात की बात की, बेसिकली वो बात तो वो नहीं कर सकते थे, सियासी जमातों को नहीं बिठा सकते थे टेक्निकली, लेकिन उन्होंने बात ठीक की। एक पाकिस्तानी की हैसियत से देखें तो ठीक बात की कि बैठे हैं, हर बंदा ये बात कर रहा है, और कोई ओहदेदार हो तो वो भी ये बात कर सकता है। जनाब देखें, यही बात बैठ के अगर फैसला कर लेते हैं, इट इज वेल एंड गुड, अदरवाइज हम अपना डिसीजन देंगे। डिसीजन देने के बाद के मैं कह रहा हूँ पार्लियामेंट कन्फ्रंटेशन पे आई हुई है, हुकूमत कन्फ्रंटेशन पर आई हुई है। पार्लियामेंट के अंदर मुझे बताएं कि कोई ऑपोजिशन है जो कैबिनेट डिसाइड करती है अपनी मर्जी से कि यहाँ पैसा दे दिया जाए, वहाँ से उसको डिसअप्रूव करवा लेते हैं क्योंकि उनकी मर्जी है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में अगर उनकी पीटीआई की गवर्नमेंट होती, उनके लोग होते, तो वहाँ उनका चेयरमैन होता। स्टैंडिंग कमेटीज में आधे उनके होते, आगे ये सिचुएशन ना होती। ये मिस अंडरस्टैंड, ये बड़ी सीरियस चीजें हैं, हमें समझना चाहिए। पॉलिटिशियन को पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए अबव द शोल्डर सोचना चाहिए, अबव द शोल्डर सोचना चाहिए। प्रोग्राम में शामिल करते हैं छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने कहा कि लाख इख्तिलाफात बिलावल भुट्टो से, मगर वो हमारा वज़ीर ख़ारजा है और मैं उसके साथ हूँ। लेकिन इमरान खान ने कहा कि जयशंकर तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें मेहमान नवाजी के आदाब ही नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब शंघाई इजलास में पूरी तैयारी के साथ जाते, उन्होंने जाने से पहले किसी से पूछा? यार बिलावल साहब इमरान खान से पूछ लेते किस तरह सफारतकारी करनी जाके। देखिए, अब ये तो आपका एक वो मसाले लगा के मसाला नहीं है, ये अभी बात आई है, इमरान भी एक्सपोज हो रहा है। अच्छा, मेरी बात तो सुन,
अच्छा भाईजान बात तो सुन ले, ये इमरान का लहजा है। इमरान को जितनी सफारतकारी आती है दुनिया जानती है, छोड़े इस पे क्या बात करनी है। इमरान को मैं पहले कह चुका हूँ। चले, अभी ब्रिगेडियर साहब ने जैसे फरमाया, या तो तकलीफ मोदी को हुई है और मोदी की जमात को हुई है, या यहाँ पे मोदी के वेल विशर्स को हुई है और उनकी जमात को हुई है। अच्छा। अब इस पे तो हमारा, वो मौला अली कहते हैं कि हसद के लिए यही काफी है कि एक तो वो हसद की आग में जलता है, और दूसरा जिसके लिए जलता है उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अब हम क्या करें, इनका है जो बिलावल भुट्टो का मुकद्दर और कद है उसे मिल रहा है, हमें इससे कोई नहीं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर खुदा के लिए, हमने जब आपको पता होगा अमेरिका गए थे चेयरमैन बिलावल, उस वक्त भी सवाल हुआ कि इमरान खान का दौरा रशिया का गलत था, आप इसके बारे में क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, उसने मेरे वजीर आजम के तौर पे दौरा किया था और वो ठीक था। मैं ये कभी नहीं होगा कि गैर मुल्क में आके तो किसी मुल्क के ओहदेदार को मैं आके वहां पे ऐसी बात करूंगा। तो मैं समझता हूँ ये तो सीखने की बात है। हम, और दूसरा बिलावल साहब वहां पे कोई मेहमान नवाजी नहीं गए थे, नानी के घर नहीं गए थे। वो अपने मुखालिफ जिस मुल्क के साथ 3 जंगें हुई हैं, जिसके खिलाफ हमने एटम बम बनाया हुआ है, जिसने हमारा कश्मीर कब्जा किया हुआ है, जो अपने जहाज भेजता है यहाँ पे खराबी करने के लिए, जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसी इस मुल्क को तोड़ने के लिए लगी रहती है, उस मुल्क का दौरा करने गए थे, आंखों में आंखें डाल के बात करने गए थे। वहां पे वो कुछ दावतें खाने नहीं गए थे। ये पता नहीं कहाँ के लोग हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं। इन्हें कोई सफारतकारी का पता हो तो पता हो ना। जब हम 1971 में बुरे तरीन हालात में थे, उस वक्त भी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने 93,000 कैदी लेके आने थे, जिसमें जब इमरान खान के चचा ने हथियार डाले थे वहां पे, जनरल न्याजी ने, आपको याद होगा। तो हमने तो अपने जवान लाने थे ना वापस। उस वक्त अपनी कोई इज्जत और तजलील नहीं होती। वो एक ही है ना, निकल आएगा शजरा तैयब, ये इनका शजरा का कहीं ना कहीं कच्चा चटा। छोड़े भारत, इतनी अहम नहीं है कि इस पे गुफ्तगू की जाए। गुफ्तगू अहम ये है कि पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो, या पाकिस्तान का वजीर खारजा हो, या वजीर आजम हो, उसने अपने मुल्क के वकार की बात करनी होती है, अपने मुल्क के इदारों की बात करनी होती है, अपने मुल्क की पॉलिसीज की बात करनी होती है। उसने जाके, ये तो एक घटिया किस्म की गुफ्तगू है ना। देखेंगे वो रुसवा हुआ, किसने कहा? पूरे मीडिया पे बिलावल भुट्टो छाया रहा है। उनके घाक किस्म के जो सहाफी हैं उन्हें जलील करके आया है। वहां पे सारा मीडिया कैमरे का रुख लेके बिलावल भुट्टो की तरफ लगा रहा है। अब इन्हें जेलसी तो होगी ना, इन्हें पूछता कोई नहीं है, इन्हें मुंह कोई नहीं लगाता। तो अब इस जेलसी के अंदर क्या किया जाए? मैंने मौला अली का कौल आपको सुना दिया है, इन्हें इस आग में जलने दें, इन्हें इस आग में जलने दें। जल जल के धुआं ना बन जाइएगा मली साहब। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, आप खुद फरमा रहे हैं, मखदूम शाह महमूद कुरैशी हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने सपोर्ट किया है। इमरान खान ने उनकी हुकूमत की तनकीद की है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर आए थे, समझ आ गई। हमारे, लेकिन आप हसद करना छोड़ दें, अपने सोशल मीडिया के लोगों को भी समझा दें कि भाई अगर आप बिलावल के ऊपर बात करेंगे तो पाकिस्तान के ऊपर बात करेंगे। जनाब सर, ये हमें हसद नहीं कर, हमें बिल्कुल ही हसद नहीं करना। इस वक्त जो वजारत खारजा पाकिस्तान की नाकाम तरीन वजारत खारजा है। आपके हालात ये हैं पूरी दुनिया से, आपके ईरान से ताल्लुकात खराब, आपके अफगानिस्तान से खराब, आपके अफगानिस्तान का वजीर खारजा बैठा हुआ है पाकिस्तान में। अच्छा, और चाइना का वजीर खारजा बैठा हुआ है, पहला दौरा उसने कर दिया इंडिया के बाद, शंघाई के बाद, पर्सनल दौरा। अच्छा, उसके बाद IMF आपको पैसे दे ही नहीं रहे। अच्छा। आपके जो वजीर खारजा का क्या उसमें आपके दोस्त, ओ जी बिल्कुल, आपके पूरे इंटरनेशनल दोस्त ममालिक कैसे बनते हैं? दोस्त ममालिक को कौन डील करता है? फॉरेन वो तो कह रहे हैं कि आप हमें तनहा करके चले गए, आप हमें चाइना, रशिया और अमेरिका के चक्कर में फंसा के चले गए, सऊदीया, तुर्की और मलेशिया के चक्कर में फंसा के चले। ये मैं उनकी बातें बता रहा हूँ, ये लॉजिकल बातें करते हैं वो। मेरे कहने या उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आप आ जाए इस बात पे कि ये जो हुकूमत है, ये बिलावल भुट्टो साहब हैं, उसमें शहबाज शरीफ है, उसमें ये सारी मिक्स जो अचार है, तो ये मैंडेट क्या लेके आए थे? इन्होंने किए लॉन्ग मार्च और कहा कि हम आएंगे और महंगाई खत्म करेंगे। अब महंगाई तो उन्होंने खत्म की नहीं, ये खुद पे केसेस माफ कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, चोरी को बचा रहे हैं। वेरी क्विकली फिर मैं जाता हूं दूसरे गेस्ट की तरफ। आप क्या करेंगे अब? आप 14 मई के बाद क्या करेंगे? क्या गुल खिलाएंगे? 25 मई लास्ट 2022 वाला सीन होगा, मई का महीना ही है, या कुछ समथिंग एल्स?
नहीं देखें, 14 मई को तक एक सुप्रीम, अब देखें हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। ये सब पॉलिटिकल पार्टीज है जो हुकूमत में है। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, इनकी अपोजिशन कोई नहीं है। मजेदार बात है, ये इस मुल्क के लिए तब कुछ नहीं कर सके जब इनको बिल्कुल वन वे जाना है। कोई इनको रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। जो कानून बनाते जा रहे हैं, जो अपने केसेस माफ करना चाह रहे हैं करते जा रहे हैं। हमारे साथ ना एस्टेब्लिशमेंट है, ना ये पॉलिटिकल पार्टीज है, हमारे साथ पाकिस्तान की अवाम है। हमारा जो एतमाद है पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की अदालतों में है। हम अदालतों में पहले भी गए हैं। हमने पहले भी कहा हम किसी से लड़ नहीं सकते, हम वायलेंस नहीं चाहते, मुल्क में अनार्की नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि हम बाहर निकले, रोडों और रास्तों पे हड़तालें करें, रास्ते बंद करें। वो हम नहीं करना चाहते। हम एक पुरअमन और आइन के मुताबिक पाकिस्तान चाहते हैं। इन चोरों से निजात चाहते हैं, इन दो नंबरियों से निजात चाहते हैं, इन पर्ची वालों से निजात चाहते हैं। ये जो मुल्क से भाग के गए हैं, मुजरिम है, भगोड़े हैं, उनसे निजात चाहते हैं। और ये आप बार बार वो, और इमरान खान ने तो नाअहल हो जाना है। आप क्यों समझते हैं? वो इमरान खान तो नाअहल हो जाएंगे जात लेते रहते। देखिए ये तो ख्वाहिश तो है आपकी, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये ख्वाहिश उनकी पूरी होगी। इमरान खान पे 150 केसेस ये डाल चुके हैं और 150 केसेस झूठे मुकदमात हैं। और वो समझते हैं कि इमरान खान को इनसे खौफजदा किया जा सकेगा, उनको आवाम से दूर किया जा सकेगा। मैं नहीं समझता ये इन भगोड़ों के लिए मुमकिन होगा। बैरिस्टर साहब प्रेडिक्ट कर दें फ्यूचर अगर कर सकते हैं, फिर मैं ब्रिगेडियर साहब, फिर बैरिस्टर साहब की तरफ जाऊंगा वेरी क्विकली। सर ब्रिगेडियर साहब से ले लेते हैं एक पॉइंट। ब्रिगेडियर साहब प्रेडिक्ट कर दें, ये जो महीना है ये गर्मा गर्म या सर्दा सर्द या नॉर्मल? महीना बहुत ही जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में लिखा जाएगा। अगर तहम्मुल से, समझदारी से, समझबूझ से ये फैसला नहीं किया जाता तो ये बहुत ही जो खौफनाक होगा और हमें इस बात को समझ लेना चाहिए। अभी भी मौका है पॉलिटिशियन के पास, अभी भी मौका है। मेरे ख्याल में पीडीएम चाहती है, पीडीएम चाहती बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई ले जाएं टू एन एक्सटेंट कि वहाँ पर जाके कहीं ना कहीं वो इंटरफेयर करे और ये सियासी शहीद हो जाएं या ये विक्टिम कार्ड बन जाएं और कहीं देखें कि हम तो रह रहे थे, हमें हटा दिया गया और फिर 1-2 साल के बाद इलेक्शन हो और उनको ऑनरेबल एक्विटल मिल जाए ताकि वो अभी जो उनको नजर आ रहा है डिफीट किया होगी उनकी कारकर्दगी नहीं है। बट अभी भी इनके हाथ में ये है कि 1-2 महीने से पहले कोई फर्क नहीं पड़ता। बैरिस्टर साहब योर टर्न सर, 30 सेकंड में। ये देखिए जी, मैं समझता हूँ कि मैं जितने भी कड़वा तरीका बदतहजीबियों से अच्छे तरीके से, बात यह है कि अगर कोई बार बार कहता है कि बिलावल साहब पर्ची पे आए हैं, तो दुनिया में सारे पर्ची पे आए हैं। खुद ये साहब भी जन्म पर्ची पे आए हैं। लेकिन जमहूरियत के अंदर पर्ची नहीं चलती, जमहूरियत के अंदर इलेक्शन चलता है। ये तो रिजर्व सीट पे आए हैं बगैर वोटों के। बिलावल भुट्टो वोट लेके आया है, वोट लेके आया है और वो बना। यार एक सेकेंड आप खामोश रहो ना, बात सुनो। तो वो वोट लेके आया है और वजीर खारजा बना है, यही जमहूरियत है। मैं समझता हूँ ईरान अफगानिस्तान की इन्होंने बात की। ईरान के ताल्लुकात किसके साथ अच्छे हैं, कहाँ कौन कर रहा है, सबको पता है। पता ही नहीं बेसिक चीजों का, आपने बता दिया। अफगानिस्तान अमेरिका की कॉल का ये इंतजार करते रहे, किसी ने इन्हें मुंह नहीं लगाया। मैं समझता हूँ रशिया के साथ ताल्लुकात, अभी रशिया का वजीर खारजा भारत में मिला। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सबका, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।